तो कामायनी महाकाव्य के रचनाकार कौन है आपसे पूछा जा रहा है। आपने ऑप्शन नंबर डी का चयन किया तो बिल्कुल सही किया है। जयशंकर प्रसाद कामायनी महाकाव्य के रचनाकार है। अत्याचार शब्द में उपसर्ग क्या होगा, तो अति धन आचार, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा और अति यहाँ पर सातों के उपसर्ग का काम करेगा। अगला देखिए, इसमें सृष्टि का सातों विलोम क्या हो सकता है, तो सृष्टि की अगर बात करें, सृष्टि का विलोम प्रलय होता है, संहार भी सातों इसको हम लोग कह सकते हैं। अगला देखिए, जो शिव की उपासना करता हो उसके लिए एक शब्द क्या हो सकता है, तो उसको शैव कहा जाता है साथियों, जो शिव की उपासना करता है। अगला देखिए, धुंधला शब्द में विशेषण आपसे पूछा जा रहा है, तो धुंधला, धुंधला बादल, धुंधला आसमान, तो ये संख्यावाचक विशेषण थोड़ी ना होगा, ये गुण बता रहा है। मान लीजिए धुंधला बादल, तो बादल का ये गुण बता रहा है, यानी कि ये गुणवाचक विशेषण होगा धुंधला शब्द। हलाहल का विलोम सातों क्या हो सकता है, तो हलाहल का विलोम सुधा, विष, शांत, गरल। मैं कहूंगा हलाहल का विलोम सातों सुधा होता है, आंसर आपका ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से नहीं कौन से प्रकार का रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, ये बात आपसे पूछी जा रही है। नहीं, नहीं तो सातों निषेधवाचक होगा, निषेधवाचक होगा, तो आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। अंधे के हाथ बटेर लगना, इस मुहावरे का मतलब क्या होता है, तो भविष्य की बात को जान लेना नहीं, अंधे, अंधे को सोना मिल जाना नहीं, एकाएक लाभ होना, बिल्कुल सातों अंधे को बटेर लग जाना यानी कि लाभ होना, एकाएक लाभ होना, आंसर आपका सी हो जाता है। उसके बाद देखिए सातों, आपसे पूछा जा रहा है कि गेहूं शब्द का तत्सम शब्द क्या होगा, तो गेहूं को क्या कहा जाता है सातों, गोधूम कहा जाता है, तो गेहूं, गोधूम आपके सवाल का जवाब हो जाता है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में विस्मयादि बोधक अव्यय है, तो विस्मयादि बोधक अव्यय कहां पर है। अच्छा, तुम 10 साल पहले यहाँ आए थे, प्राय ऐसे लोग जल्दी साथ छोड़ जाते हैं, अब मैं क्या करूं, चलो अच्छा हुआ तुम्हारी बात मान ली। मैं कहूंगा अच्छा तुम 10 साल पहले यहाँ आए थे, इसमें आपका विस्मयादि बोधक अव्यय है। अच्छा, आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। अगला देखिए, कवि बिहारी किस रस के कवि माने जाते हैं, तो ये सातों श्रृंगार रस के कवि माने जाते हैं, आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला देखिए, आपसे कहा जा रहा है सातों के जीवन में आप होना अति में सुख है, मधुरता होना अति आवश्यक है, अपना होना या कोई होना, तो यहाँ पर जो शुद्ध शब्द आएगा वो क्या आएगा साथियों, संज्ञा शब्द करें एक तरीके से, उपयुक्त संज्ञा कौन सी आएगी, तो मधुरता शब्द आएगी। मैं कह सकता हूँ जीवन में मधुरता होना अति आवश्यक है, आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर कह रही है, चमक उठी सन 57 में, वो तलवार पुरानी थी, इसमें रस आपको बताना है। तो जाहिर सी बात है, पंक्तियों को पढ़कर आपको लग रहा है कि इसमें तो भैया वीर रस है, तो वीर रस आपके सवाल का जवाब होगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कहा जा रहा है कि विवरण चिन्ह पहचानिए, तो विवरण चिन्ह आपको यहाँ पर बताने। देखिए, कोई भी चीज की अगर बात करें, मान लीजिए भारत मैंने लिखा, हेडिंग डाली, अब मैं इसके बारे में विवरण करूंगा, कुछ भारत के बारे में लिखूंगा, तो ऐसा चिन्ह बनता है ना, तो ऐसा चिन्ह कहां पर बना हुआ है, ऐसा चिन्ह आपका ऑप्शन, तो मैं का बहुवचन, हिंदी में मैं का बहुवचन क्या होता है साथियों, हम होता है, तो हम कहां पर लिखा हुआ, ऑप्शन नंबर डी में लिखा। वाक्य के किस खंड में अशुद्धि है, तो गौतम बुद्ध ने पाली भाषा में उपदेश दिया, तो आपका जवाब यहां पर साथियों क्या हो सकता है, अशुद्धि आपसे यहां पर पूछी जा रही है। मैं कहूंगा पाली कैसे लिखा जाता है, पाली साथियों ऐसे लिखा जाता है, तो दिक्कत कहां पर है, गौतम बुद्ध ने पाली भाषा में उपदेश दिया, तो दिक्कत साथियों यहां पर है, और यही आपके सवाल का जवाब होगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है, ये बात आपसे पूछी। देखिए, यहां पर काम किसी और से करवाया जा रहा है कि राम लक्ष्मण से काम करवा रहा है, तो मैंने आपको बताया था कि अगर काम दूसरे से करवाया जाता है तो वहां पर प्रेरणार्थक क्रिया होती है। उसके बाद देखिए, आपसे कहा जा रहा है कि ये राजनीतिक बातें हैं, नेता लोग ही समझेंगे, इसमें कौन सा शब्द आएगा, राजनीतिक ऐसे थोड़ी ना लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है, ऐसे भी नहीं, ऐसे भी नहीं साथियों, जैसे ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है ऐसे लिखा जाता है साथियों, राजनीतिक शब्द है ना। चलिए, नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहा जा रहा है साथियों, कौन से कारक की विभक्ति से है। देखिए, अगर हम बात करते हैं से आ जाए, से जो होती है ना वो अपादान में होती है और करण में होती है, तो अपादान और करण कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है, तो यही आपके सवाल का जवाब होगा। नीलगाय में कौन सा समास है मुझे बताइए, मैं कहूंगा नीलगाय में सातु कर्मधारय समास है, कर्मधारय समास आपके सवाल का जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए, रमेश घर आया, इस वाक्य का संदिग्ध भूतकाल में रूपांतरण अगर आप करेंगे तो क्या करेंगे। देखिए, संदिग्ध भूतकाल में रूपांतरण आपको यहां पर करना है, तो रमेश घर आ रहा था, है ना, रमेश घर आया था, रमेश घर आएगा, रमेश घर आ गया होगा, आ गया होगा, इसमें संदेह लग रहा है, संदिग्ध लग रहा है, संदिग्ध वाक्य यही लग रहा है, तो मैं कहूंगा यही आपका संदिग्ध भूतकाल हो जाएगा, आंसर आपका डी होगा। हिंदी की स्पर्श अघोष महाप्राण दंत व्यंजन ध्वनि कौन सी है, तो आप लोग मुझे बताइए साथियों कौन सी है, फटाफट आप लोग साथियों बता दीजिए। मैं कहूंगा भा है ना, या दू है या था है, हलंत वाला था है तो हलंत वाला था, ये स्पर्श है, अघोष है, महाप्राण है, दंत ध्वनि व्यंजन है, आंसर आपका सी होगा। इनमें से संज्ञा शब्द कौन सी है साथियों, सभा, गहरा, हरा, पतला। मैं कहूंगा साथियों ये सभा शब्द जो है ये एक संज्ञा, और किस टाइप की संज्ञा है, क्योंकि संज्ञा के 5 भेद होते हैं, किस टाइप की संज्ञा है एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे कि मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सु दशरथ अजिर बिहारी, ये आपको बताना है छंद कैसे। देखिए, मात्राएं काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना। देखिए, एक ये जो अंक की बिंदी लगी ये भी काउंट होगी, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13, 14, 15, 16, 16 मात्रा यहाँ पर होंगी, 16 मात्राएं यहाँ पर होंगी, तो मैं कहूंगा ये तो चौपाई हो जाएगा और चौपाई आपके सवाल का जवाब होगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि सुयश अमेरिका गया होगा, उपयुक्त वाक्य को पूर्ण भूतकाल का प्रयोग करते हुए पुनः आपको लिखना है। तो सुयश अमेरिका जाएगा, सुयश अमेरिका गया होगा, इस वाक्य को पूर्ण भूतकाल में आपको बदलना है। सुयश अमेरिका गया था, सुयश अमेरिका गया है नहीं होगा, जा रहा भी नहीं होगा, सुयश अमेरिका गया था, ये साथियों पूर्ण भूतकाल वाला वाक्य हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहा जा रहा है कि कपीश का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो कपिधनीश हो जाएगा। और कपिधनीश कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। अगला देखिए निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का साथियों चयन करिए। तो शुद्ध वाक्य की अगर हम बात करते हैं तो बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है, यह मेरा पुस्तक है, मेरा नहीं साथियों। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती हैं, गलत साथियों। श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, गलत। मैं कहूंगा जो शुद्ध वाक्य इसमें से है वो ऑप्शन नंबर ए वाला है, बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है। अगला देखिए साथियों द्विज का अनेकार्थी क्या होगा, तो द्विज का अनेकार्थी क्या होगा, मैं कहूंगा दांत होगा द्विज का अनेकार्थी शब्द। उसके बाद देखिए हिंदी का पहला पत्र की अगर बात करते हैं साथियों तो उदंड मार्तंड की अगर बात करते हैं तो ये साथियों हिंदी का पहला पत्र है और यही आपके सवाल का जवाब होगा। उच्चारण शब्द में उपसर्ग आपसे पूछा जा रहा है, तो मैं कहूंगा उत धनचारण, ये इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। और उत यहाँ पर हलंत वाला उच्च होगा साथियों, ये आपका एक उपसर्ग हो जाएगा। अगला देखिए निम्नलिखित में से किस शब्द में भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो भाववाचक संज्ञा नहीं है ये बात आपसे पूछी जा रही है। देखिए ममत में भाववाचक संज्ञा है, घबराहट में भी भाववाचक संज्ञा, एटलस में भाववाचक संज्ञा नहीं और गर्मी में भी साथियों भाववाचक संज्ञा है। परोक्ष का विलोम क्या होगा ये बात आपसे पूछी जा रही है, तो परोक्ष का विलोम तो दृष्टव्य होता है, नहीं अपरोक्ष होता है, नहीं स्थूल भी नहीं। परोक्ष का विलोम साथियों प्रत्यक्ष होता है और प्रत्यक्ष का विलोम परोक्ष होता है। इसलिए आंसर आपका अगर ऑप्शन नंबर डी के साथ है तो मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर, इनमें से कौन सा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है, तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण की अगर हम बात करते हैं साथियों तो मैं कहूंगा बहुत आदमी जो है ये अनिश्चित, क्योंकि हमें पता नहीं है 10 आदमी है 20 है, बहुत आदमी है, तो कहीं ना कहीं एक संख्या भी है लेकिन संख्या जो है वो अनिश्चित संख्या है। पूरा आदमी सब जंगल बहुत दूध ये थोड़ी ना होगा साथियों। तो आंसर आपका अगर ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। छछूंदर के सिर में चमेली का तेल, इसका मतलब क्या होता है, अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज देना, मिथ्या आडंबर, अधिक पाने का लालच करना, योग्य व्यक्ति को अच्छी चीज देना। मैं कहूंगा अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज देने को कहा जाता है छछूंदर के सिर में चमेली का तेल, यानी कि आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। उसके बाद देखिए दिए गए शब्द का विलोम आपसे पूछा जा रहा है, यानी कि अल्पायु का विलोम क्या हो सकता है, तो सिंपल सी बात है अल्पायु का विलोम दीर्घायु हो जाता है। सही जवाब आपका सी होगा। स्थानवाचक अव्यय शब्द आपसे पूछा जा रहा है, स्थानवाचक अव्यय शब्द क्या होगा साथियों बताइए। अभी तभी, कल, आजकल या इधर उधर, तो मैं कहूंगा अगर हम बात करते हैं इधर उधर शब्द की तो इससे स्थानवाचक अव्यय का बोध आ रहा है, यानी कि आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कह जिसके पास कुछ भी ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो उसको अनेर अच्युत नहीं कहते हैं, उसको अकिंचन कहा जाता है जिसके पास कुछ भी ना। उत्तर प्रदेश में पुरानी जलोढ़ मृदा को क्या कहा जाता है, तो बांगर कहा जाता है। बांगर आपके सवाल का जवाब होगा। उत्तर प्रदेश की जलवायु इनमें से किस प्रकार की है, तो मैं कहूंगा शीत कटिबंधनीय या उष्ण कटिबंधनीय, उपोष्ण मानसूनी। बिल्कुल साथियों आपके सवाल का जवाब जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। अगला सवाल देखिए म्यांमार का मुख्य धर्म कौन सा है, तो इस्लाम धर्म है वहां पर, क्या जैन धर्म है, ईसाई धर्म है, बौद्ध धर्म है। मैं कहूंगा साथियों वहां पर बौद्ध धर्म है, तो बौद्ध धर्म आपके सवाल का जवाब होगा। एयर इंडिया का मुख्यालय कहां पर स्थित है, तो एयर इंडिया का मुख्यालय तो साथियों नई दिल्ली में स्थित है। कहां पर स्थित है, एयर इंडिया का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। आंसर आपका बी होगा। उसके बाद देखिए आपसे कहा जा रहा है कि धर्मराज रथ स्मारक ये कहां पर है, तो ये कहीं और नहीं बल्कि ये महाबलीपुरम में स्थित है, धर्मराज रथ स्मारक। सही जवाब आपका सी होगा। उसके बाद देखिए किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किया गया था, तो क्या आपके सवाल का जवाब होगा, मैं कहूंगा पल्लव राजवंश हो जाएगा, यानी कि पल्लव राजवंश के दौरान महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किया गया था। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना चाहिए। अगला देखिए कहने के साथियों सन्यासी विद्रोह को किसने दबाया था, तो सन्यासी विद्रोह को किसने दबाया था, मैं कहूंगा वॉरेन हेस्टिंग्स ने ही साथियों सन्यासी विद्रोह को दबाया था। उसके बाद देखिए अंग्रेजी समाचार पत्र मराठा के संस्थापक साथियों कौन थे, तो अंग्रेजी समाचार पत्र मराठा के संस्थापक विपिन चंद्र पाल थे या राजा राम मोहन राय थे, अश्विनी कुमार दत्त थे, नहीं साथियों बाल गंगाधर तिलक की अगर बात करें तो यही अंग्रेजी समाचार पत्र मराठा के संस्थापक थे। बात आपको ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद देखिए कह रहे कि भारत में पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी भाषा शुरू करने के लिए वकालत किसने की थी, तो किसने की थी साथियों आपसे ये पूछा जा रहा है, फटाफट आप लोग यहां पर मुझे बता दीजिए। चलिए तो बाल गंगाधर तिलक ने की थी, है ना, या लाला लाजपत राय ने की थी, या दादा भाई नौरोजी ने, या गोपाल कृष्ण गोखले ने, नहीं साथियों राजा राममोहन राय यहां पर होना चाहिए। राजा राममोहन राय की अगर बात करते हैं साथियों इन्होंने ही, है ना, इन्होंने ही भारत में पश्चिमी शिक्षा एवं अंग्रेजी भाषा शुरू करने के लिए वकालत की थी। ऑप्शन बाई मिस्टेक गलत हो गया, गलती से गलत टाइप हो गया है। उसके बाद देखिए आपसे कहा जा रहा है कि 1919 के अधिनियम के द्वारा केंद्र में किस प्रकार की विधायिका की व्यवस्था की गई है, तो एक सदनीय विधायिका की नहीं साथियों द्विसदनीय विधायिका की व्यवस्था की गई है। सही जवाब अगर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ है तो मैं कहूंगा आपका जवाब बिल्कुल सही
सही हो जाएगा। अगला देखिए, भारत शासन अधिनियम 1935 किस सम्मेलन की परिणति थी? तो ये साथियों तीसरे गोलमेज सम्मेलन की परिणति थी, यानी कि आंसर आपके सवाल का ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। भारत शासन अधिनियम 1935 ने भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की? तो मैं कहूंगा साथियों संघीय शासन प्रणाली की व्यवस्था की। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग साथियों इसको याद रखेंगे। अगले नंबर का सवाल है, कह रहे कि लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम का नहीं होना चाहिए? तो उस व्यक्ति को 25 वर्ष का साथियों होना चाहिए। 25 वर्ष अगर कम है तो वो लोकसभा का सदस्य चुने जाने योग्य नहीं होगा। लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटों का आवंटन होता है? तो जनसंख्या, क्षेत्रफल, गरीबी, भाषा, मैं कहूंगा जनसंख्या के आधार पर साथियों सीटों का आवंटन होता है लोकसभा में राज्यों को। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों की संख्या कितनी है? तो कितनी संख्या है? मैं कहूंगा 5 संख्या है, तो 5 आपके सवाल का जवाब हो जाता है। अगला देखिए, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे कहां से कहां तक जाता है? तो ये साथियों लखनऊ से गोरखपुर तक जाता है। कहां से कहां तक जाता है आप लोग ध्यान रखेंगे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे लखनऊ से गोरखपुर जाता है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में भारत सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को गरीबी के चक्र से बाहर निकालने संबंधी प्रयास किए। तो यहां पर आपका जवाब जो जाएगा साथियों वो प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल आपसे पूछा जा रहा है, यानी कि 1951 से 56 तक ये रही प्रथम पंचवर्षीय योजना, और इसमें भारत सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को गरीबी के चक्र से बाहर निकालने संबंधी बहुत सारे प्रयास किए थे। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य ध्यान पर था, किस पर था साथियों? तो मैं कहूंगा कृषि पर था। कृषि आपके सवाल का जवाब होगा। अगला देखिए साथियों, आपसे कहा जा रहा है कि सूर्य पृथ्वी को परंपरा के माध्यम से गर्म करता है या विकिरण के माध्यम से? तो आपको ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आएगा। सूर्य पृथ्वी को विकिरण के माध्यम से गर्म करता है, आंसर आपका भी हो जाता है। द्रवों का घनत्व नापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो आपको ध्यान रखना है साथियों, एक होता है पिक्नोमीटर। पिक्नोमीटर जो होता है ना, ये द्रवों का घनत्व नापने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण है पिक्नोमीटर। सही जवाब आपका डी हो जाता है। जेट इंजन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो जेट इंजन का आविष्कार साथियों सर फ्रैंक व्हिटल के द्वारा किया गया था जेट इंजन का आविष्कार, आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। 1930 में सीवी रमन ने साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था क्या, या शांति के लिए या भौतिक शास्त्र के लिए? तो आपको ध्यान रखना है साथियों 1930 में सीवी रमन ने भौतिक शास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था, आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। उसके बाद देखिए आपसे कहा जा रहा है कि वायुमंडल की वो परत जिसमें ओजोन परत स्थित है। तो भाई साहब ओजोन परत जो है ना वो समताप मंडल में पाई जाती है, तो समताप मंडल आपके सवाल का जवाब होगा। कौन सा राज्य भारत का शक्कर का प्याला कहा जाता है? तो भारत का शक्कर का प्याला किसे कहा जाता है? मैं कहूंगा अपने उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। उत्तर प्रदेश आपके सवाल का जवाब होगा। कान्हार सिंचाई परियोजना किस जनपद में स्थित है? तो ये साथियों उत्तर प्रदेश के सबसे दक्षिणी जनपद यानी कि सोनभद्र में स्थित है कान्हार सिंचाई परियोजना। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश में संतरे की पैदावार वाला प्रमुख जिला साथियों कौन सा है आपसे पूछा जा रहा है? तो मैं कहूंगा सहारनपुर की अगर बात करें तो यहां पर संतरे की सबसे ज्यादा पैदावार की जाती है। अगला देखिए, इनमें से कौन सा खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है? चूना पत्थर पाया जाता है, अभ्रक नहीं पाया जाता है साथियों, बॉक्साइट और जिप्सम भी पाया जाता है। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज कौन कौन से हैं? तामा ग्रेफाइट, लाइमस्टोन डोलोमाइट, रॉक फॉस्फेट और डोलोमाइट। तो ये वाला आपका जवाब होगा, रॉक फॉस्फेट और डोलोमाइट, ये आपके सवाल का जवाब है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने इंदिरम्मा परिवार जीवन बीमा योजना की घोषणा की है? तो आपका जवाब तेलंगाना हो जाएगा, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में ही 2026 में ही तेलंगाना राज्य सरकार ने इंदिरम्मा परिवार जीवन बीमा योजना की घोषणा की है। अगला देखिए, आपसे कहा जा रहा है कि भारत ने किस देश के साथ अरहर और उड़द दाल के आयात समझौते को अगले 5 वर्षों के लिए बढ़ा दिया है? तो आपका जवाब यहाँ पर म्यांमार हो जाएगा। भारत ने म्यांमार देश के साथ अरहर और उड़द दाल के आयात समझौते को अगले 5 वर्षों के लिए बढ़ा दिया है। कौन सा देश 2027 राष्ट्रमंडल युवा खेलों की मेजबानी करेगा? तो मैं कह सकता हूँ साथियों माल्टा देश की अगर बात करें तो यही देश 2027 राष्ट्रमंडल युवा खेलों की मेजबानी करेगा। अगला देखिए, चापचर क्या साथियों चापचर कुट त्योहार ये कहां पर मनाया गया है? तो चापचर कुट त्योहार जो है ना साथियों ये मिजोरम में मनाया गया है। मिजोरम आपके सवाल का जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए, किस मंत्रालय ने योग 365 अभियान शुरू किया? तो ये अभियान बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, आप लोग याद रखेंगे। आयुष मंत्रालय की अगर बात करें तो आयुष मंत्रालय ने योग 365 अभियान शुरू किया है ना। आयुष मंत्रालय ने योग 365 लॉन्च किया है, जो एक रणनीतिक अभियान है जिसमें योग को एक वार्षिक उत्सव से पूरे भारत के नागरिकों के लिए एक सतत दैनिक आदत में बदलने के लिए डिजाइन किया गया है। तो जो क्वेश्चन मैंने आपको कराया सिर्फ वही इंपॉर्टेंट चीज थी। किसने ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जीता है ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ द ईयर पुरस्कार। किसने ग्लोबल तो रिपीट हो गया। अगला देखिए साथियों, किस भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी को वर्ल्ड प्रीमियर स्क्वैश लीग का खेल का आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो किसको नियुक्त किया गया साथियों? सौरभ गोपाल इनका नाम है, और ये एक स्क्वैश खिलाड़ी हैं और इनको वर्ल्ड प्रीमियर स्क्वैश लीग का खेल आयुक्त नियुक्त किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। उसके बाद देखिए साथियों, रिलीफ योजना
के तहत केंद्र सरकार ने कितना फंड जारी किया है? तो 497 करोड़ रुपए का फंड जारी किया है रिलीफ योजना के तहत। अगला देखिए, भूमिका श्रेष्ठ को किस देश की पहली ट्रांसजेंडर महिला सांसद नियुक्त किया गया है? तो आपका जवाब साथियों नेपाल हो जाएगा, क्योंकि भूमिका श्रेष्ठ को नेपाल देश की पहली ट्रांसजेंडर महिला सांसद नियुक्त किया गया है। कि इनमें से विषम, ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इनमें से सबसे विषम कौन सा ऑप्शन होगा बताइए। देखिए, विभिन्न, अलग करना, समान, भेद करना। देखिए ये और ये सब एक चीजें हैं। विभिन्न करना, अलग करना, भेद करना और समान एक अलग चीज है, यानी कि सबसे अलग ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी वाला होगा, और यही आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद देखिए, कहने के साथियों कथन आपके सामने है और निष्कर्ष आपके सामने है। कुछ लकड़ी कुर्सियां हैं, तो मान लेते हैं साथियों कुछ लकड़ियों की अगर बात करते हैं, ये मान लीजिए लकड़ी हो गई है ना, लकड़ी, और कुछ लकड़ी क्या हो गई साथियों, यहाँ पर कुर्सियां हो गई। ठीक है, कुछ लकड़ी यहाँ पर कुर्सियां होंगी, कह रहे कि सभी कुर्सियां मेज हैं, तो ये सारी की सारी साथियों कुर्सियां क्या हो गई, ये सारी की सारी कुर्सियां यहाँ पर मेज हो गई। कह रहे कि कोई मेज बिस्तर नहीं, यानी कि ये कोई मेज जो है साथियों वो क्या नहीं है, वो बिस्तर नहीं है, यानी कि इतनी चीजें आपको बताई गई हैं। उसके बाद साथियों यहाँ पर निष्कर्ष देखकर मुझे बताइए कौन सा निष्कर्ष सही है और कौन सा गलत है। कहने कि कुछ लकड़ी मेज है, कुछ लकड़ी मेज है, देखते हैं, कुछ लकड़ी मेज है, बिल्कुल सही साथियों। सभी कुर्सियां बिस्तर हैं, सभी कुर्सियां बिस्तर है, मैं कहूंगा कोई बिस्तर, सभी कुर्सियां बिस्तर है, बिस्तर ये हैं, कुर्सियां ये हैं, कैसे कुछ कुर्सियां बिस्तर हो सकती, तो ये आपका गलत होगा। यानी कि सिर्फ और सिर्फ निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, और ये आपके सवाल का जो होगा वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहा जा रहा है कथन, और कथन आपके सामने है, और उसके बाद साथियों जो है ना वो साथियों निष्कर्ष आपके सामने, कथन और निष्कर्ष आपके सामने। कह रहे कि सिपाही अपने देश की सेवा करते हैं, छात्र सिपाही नहीं है। देखिए, सिपाही जो है वो अपने देश की सेवा करते हैं और छात्र सिपाही नहीं है, यानी कि छात्र अपने देश की सेवा नहीं करते हैं, ये तो कथन के अकॉर्डिंग है। केवल छात्र अपने देश की सेवा करते हैं, केवल छात्र, ये तो साथियों गलत हो जाएगा। केवल अगर लग जाए तो ये साथियों गलत आपका माना जाएगा, यानी कि पहला वाला तो साथियों सही हो जाएगा, लेकिन दूसरा वाला यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। केवल एक निष्कर्ष करता है, ऐसा ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। नेक्स्ट नंबर का सवाल थोड़े अच्छे लेवल का है, और ऐसा एक सवाल कम से कम साथियों आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, इसलिए बहुत अच्छे तरीके से साथियों इसको भी आप लोग देखिए। आपसे जो कहा जा रहा है वो देखिए। देखिए, GHIJKLM एक वृत्ताकार मेज के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे, परंतु जरूरी नहीं कि वो इसी क्रम में बैठे। तो सवाल यहां से आपका स्टार्ट होता है, कहने कि M के दाईं ओर से गिनने पर M और L के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। ठीक है, तो साथियों हम लोग कर लेते हैं ना, कितने लोग थे यहाँ पर, 7 लोग थे, तो 1 2 3 4 5 6 और एक यहाँ पर 7 हो गया। अब हम लोग यहाँ पर बैठालते करके M के बाईं ओर, M को आप कहीं पर भी बैठाल दीजिए, मान लीजिए M को साथों हमने यहाँ पर बैठाल दिया, कहने के M के दाईं ओर से गिनने पर M और L के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, M और L के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। ठीक है, कहेंगे L और I के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, यानी कि L और I के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। ठीक है, उसके बाद देखिए अब आप वो लाइन सॉल्व करेंगे जिसमें MLI का यहाँ पर जिक्र होगा, तो इसमें है MH का जिक्र है, तो M और H के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, तो M और H यहाँ पर आ जाएगा। M और H के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, करके K और I के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे, K और I, तो K और I के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं। देखिए 1 2, तो यहाँ पर बैठेगा K और I के बीच में 2 व्यक्ति ही बैठे हैं, ये बात बिल्कुल सही है। J और H के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा हुआ है, तो J और H यहाँ पर आ जाएगा। J और H के बीच, सॉरी H तो हम ऑलरेडी बना चुके हैं, यहाँ पर H तो ऑलरेडी यहाँ पर बना चुके हैं। यहाँ पर आपका क्या बनेगा, क्या लिखा हुआ था कि J और H, तो J यहाँ पर आएगा। J और H के बीच केवल एक व्यक्ति बैठे, करके G के ठीक दाईं और ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, G कहाँ पर लिखा हुआ, ये देखिए जरा, G तो कहीं पर नहीं लिखा हुआ, यानी कि G आपका साथों यहाँ पर आपका बन जाएगा। ठीक है ना, चलिए देखिए साथियों, अब आपसे कहा जा रहा है जी के दाईं और जी के बाईं ओर कौन बैठा हुआ है, तो जी के दाईं ओर M बैठा हुआ है, बाईं ओर H बैठा हुआ है, यानी कि M और H जिस ऑप्शन में लिखा होगा वही हमारा जवाब होगा। M और H तो ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है, तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ है, तो मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। ये बहुत शानदार सवाल था साथियों, और आपके एग्जाम की अगर बात करते हैं यहाँ पर कथन निष्कर्ष के साथियों 3 सवाल लगभग आते हैं, इसलिए कथन निष्कर्ष के मैं थोड़े ज्यादा सवाल लेकर आया हूँ। कहने के LG कंपनी के टेलीविजन सेट्स की बिक्री इन दिनों काफी बढ़ गई है। अच्छा भैया, अच्छी बात है, अगर बढ़ गई है तो अच्छी बात साथियों है ना। दूसरे अब निष्कर्ष पढ़िए, कह रहे कि दूसरी कंपनी के सेट्स की बिक्री घट गई है, इसकी हमें कोई जानकारी नहीं, क्योंकि कथन में हमें जानकारी सिर्फ इतनी दी गई है कि LG कंपनी के टेलीविजन सेट्स की बिक्री काफी इन दिनों काफी बढ़ गई है। ये नहीं बताया गया दूसरी कंपनी के बारे में, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा कथन देखिए, LG कंपनी के टेलीविजन सेट्स की बिक्री पहले नहीं के बराबर थी, ये भी हम लोग नहीं कह सकते कि बिल्कुल ना के बराबर थी। अभी कह रहे हैं कि बढ़ गई है, क्या पता नॉर्मल हो पहले, लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं नहीं के बराबर है, तो ये दोनों ही गलत हो जाएंगे मेरे हिसाब से, यानी कि ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। आंसर आपका डी होगा। चलिए साथ, उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहा जा रहा है कि WGVJ के बाद CCBP हो गया है, फिर IYHV हो गया है, तो उसके बाद कौन से यहाँ पर सातों 4 लेटर आएंगे और उसके बाद UQTH आना चाहिए। देखिए W से यहाँ पर क्या हुआ है,
मेरे हिसाब से सातों सी हुआ है, डब्ल्यू से सी हुआ है और सी से सातों यहाँ पर आई हुआ है, तो सी 3 पर होता है, आई 9 पर होता है, यानी कि 6 बड़ा है। अगर डब्ल्यू से हम सी पर जाएं तब भी देखिए 6 ही बड़ा है। कैसे? डब्ल्यू के बाद क्या आता है एक्स वाई जेड, है ना, और उसके बाद क्या आता है ए बी सी, तो देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 बड़ा है, तो 6 बड़ा है, 6 बड़ा है, तो मैं कहूँगा यहाँ पर भी आई 9 पर होता है, 6 बढ़ाएगा 15 हो जाएगा, 15 पर ओ होता है, ओ एक तो यहाँ पर है और एक सातों यहाँ पर है। अच्छा जी की अगर बात करें तो जी में कितना साथियों यहाँ पर बढ़ रहा है, देखिए जी से सी हुआ यानी कि यहाँ पर तो 4 घटा है, और सी से अगर वाई कर दोगे तब भी साथियों 4 घटेगा, तो वाई में 4 घटाओगे कितना आ जाएगा, वाई होता है साथियों 25 पर, किस पर होता है 25 पर होता है, यू आ जाएगा, तो यू कहाँ पर लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो ऐसे साथियों ये सवाल होगा, है ना। इसी प्रकार से वी से बी हुआ है ना, वी से बी हुआ है, तो यहाँ पर कितना बढ़ाया गया साथियों, मैं कहूँगा 6 बढ़ाया गया है। ऐसे ऐसे करके आप पूरा सवाल को बहुत आराम से कर लेंगे। चलिए साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आपसे कह रहे हैं कि दिए गए विकल्पों में से, यानी कि इन विकल्पों में से उस शब्द का चयन करिए जिसे दिए गए शब्दों के प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार उपयोग करके बनाया जा सकता है। जैसे कि ऑटोग्राफ यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या ये वर्ड बनाया जा सकता है इन, देखिए TAPER, तो टी ये हो गया, ए ये हो गया, पी ये हो गया, और ई कहाँ गया, ई तो भाई साहब इसमें है ही नहीं, यानी कि ये नहीं बनाया जा सकता। CAP बनाया जा सकता है, देखिए जरा सी कहाँ गया, सी तो इसमें है नहीं, यानी कि ये भी नहीं बनाया जा सकता। RFT बनाया जा सकता है, RAF कहाँ गया, F कहाँ गया, F तो है नहीं, ये भी नहीं बनाया जा सकता। TAP बनाया जा सकता है, TAP बिल्कुल साथियों ये बनाया जा सकता है, तो यही आपके सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपसे कहा जा रहा है साथियों परिवहन, बस और हवाई जहाज, ये दोनों ही परिवहन के अंतर्गत आते हैं, बस भी परिवहन है और हवाई जहाज भी है, तो ये परिवहन मान लेते हैं, ये बस मान लेते हैं, ये हवाई जहाज मान लेते हैं, यानी कि ऐसा आरेख कहाँ पर है, ऐसा आरेख ऑप्शन नंबर डी में बना हुआ है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल, ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है साथियों आपकी स्क्रीन पर। आपसे कहा जा रहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में RU बिजी का कोड जो है वो MG RC और TP है। अब AR का कोड MG भी हो सकता है, RC भी हो सकता है, TP भी हो सकता है। उसके बाद साथियों U नीड रेस्ट का कोड है RCASBO। तो आपसे पूछा जा रहा है कि U का कोड यहाँ पर क्या होगा। आप थोड़ा सा ध्यान देखेंगे कि इसमें U का कोड यहाँ पर भी लिखा हुआ है, U यहाँ पर भी लिखा हुआ है और U यहाँ पर भी लिखा हुआ है, यानी कि U का कोड इसमें भी होगा और U का कोड साथियों इसमें भी होगा। तो देखिए क्या इन तीनों में सेम है, MG यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, RC यहाँ पर है, RC यहाँ पर भी, तो मैं कहूँगा RC दोनों में है और U दोनों में है, तो इसका कोड क्या हो जाएगा, RC हो जाएगा। और RC आपका कौन से ऑप्शन में है, मैं कहूँगा ऑप्शन नंबर बी वाले में। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ है, मैं कहूँगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि दी गई आकृति में कितने चतुर्भुज हैं, तो कितने चतुर्भुज हैं एक बार साथियों आप लोग मुझे यहाँ पर देखकर फटाफट साथियों आप लोग बता दीजिए। चलिए क्या आपके सवाल का साथियों बिल्कुल सही जवाब हो सकता है, फटाफट आप लोग यहाँ पर मुझे बताइए। देखिए साथियों चतुर्भुज की अगर बात करते हैं यानी कि 4 भुजाओं वाला, तो एक तो आपका चतुर्भुज ये हो गया बिल्कुल हो गया। दूसरे की अगर बात करते हैं साथियों, दूसरा आपका चतुर्भुज की अगर हम बात करते हैं तो दूसरा आपका एक ऐसे करके यहाँ से करके ये, यानी कि 4 भुजाएं तो हो गई, तो 2 हैं साथियों, 2 ही बनना है, 2 के अलावा और कोई नहीं बनना है, यानी कि 2 आपके सवाल का जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहने के एक निश्चित सांकेतिक भाषा में जो लिखा जाता है साथियों, FIGHT को 3.9% @ 4 लिखा जाता है, उसी प्रकार से टीयर्स को ये तरीके से लिखा जाता है, स्टेज को क्या लिखा जाएगा मुझे बताइए। देखिए यहाँ पर हमें ढूंढना पड़ेगा एस का कोड क्या है, जैसे कि एस यहाँ पर है, तो एस का कोड H है, देखिए एस का कोड H हो जाएगा, और चारों ऑप्शन में आपको H देखने को मिल रहा है। उसी प्रकार अंत वाला देखिए ई का कोड क्या है, तो ई आपको कहाँ से मिलेगा, ई आपको यहाँ से मिलेगा, तो ई का कोड क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। देखिए भाई साहब 5 भी सभी जगह ऑप्शन में है। तो टी की अगर बात करते हैं, टी का कोड क्या आपको देखने को मिलेगा 4 मिलेगा, तो यहाँ पर सातों 4 हो जाएगा। ए की अगर बात करते हैं सातों, ए का कोड भी आपको यहाँ पर मिलेगा, यानी कि ये 8 हो जाएगा, 8 हो गया। जी की अगर बात करते हैं, जी का कोड आपको ये देखने को मिलेगा प्रतिशत। तो अब आप ये देख लीजिए कि ये कौन से ऑप्शन में है, H48% 5 ऐसा ऑप्शन नंबर बी वाले में है, यानी कि यही आपके सवाल का जवाब होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, आपसे कहा जा रहा है कि नीचे एक ही पासी की 2 अलग अलग स्थितियां दी गई हैं, संख्या 10 वाले फलक वाले के विपरीत फलक पर क्या होगा। 10 कहां पर है, 10 यहां पर है, यानी कि इसके विपरीत पर, यानी कि यहां पर कौन सा नंबर होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। अच्छा कभी भी अगर जैसे कि ये 11 और 8 लिखा हुआ है और यहाँ पर भी 11 और 8 लिखा हुआ है, तो जो बचा हुआ होता है साथियों उसका विपरीत ये हो जाएगा, यानी कि 10 का विपरीत 12 और 12 का विपरीत पूछा जाता है तो 10, क्योंकि ये 11 और 8 की जोड़ी निकल आई, तो जो फलके बची होंगी वो एक दूसरे की विपरीत फलके होंगी। तो मैं कहूँगा 10 का विपरीत पूछा गया है, तो 10 का विपरीत तो भाई साहब 12 हो जाएगा। 12 कौन से ऑप्शन में है, 12 ऑप्शन नंबर डी वाले में है। रमा शिवम की पत्नी है, शीला शिवम की बहन है और अर्जुन की पत्नी है, अमित शीला का बेटा है, सोनाली अर्जुन की बेटी है, अमित
सोनाली का क्या है, ये बात आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है। देखिए बहुत आसान सी लैंग्वेज में हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। आपसे सबसे पहले कहा गया है कि रमा शिवम की पत्नी है। ठीक है भैया, तो रमा शिवम की पत्नी है तो हम कर लेते हैं। रमा की अगर हम बात करते हैं तो रमा जो है ना ये शिवम की पत्नी है, यानी कि शिवम कौन हो जाएंगे, शिवम पति हो जाएंगे, तो प्लस लगा लेंगे, रमा पत्नी हो जाएंगे। अब आप दूसरी लाइन उसको देखिए जहां पर शिवम या रमा का जिक्र किया गया, शीला शिवम, हाँ शिवम का जिक्र किया गया। शिवम की बहन कौन है, शीला है, तो शिवम की बहन की अगर बात करते हैं तो कौन हो जाएंगी, शिवम की बहन शीला हो जाएंगी। शिवम की बहन शीला है और अर्जुन की पत्नी है, यानी कि जो शीला है ना, शीला ये किसकी पत्नी है, ये अर्जुन की पत्नी है। ये बात यहाँ पर कही गई, यानी कि अर्जुन पति हो जाएंगे और शीला पत्नी हो जाएंगी। यानी कि अमित शीला का बेटा है। अमित जो है ना, शीला का मतलब अर्जुन और शीला का बेटा सातों कौन होगा, अमित होगा। ये बात भी क्लियर हो गई। उसके बाद कहने कि अमित शीला का बेटा है, ठीक है। सोनाली अर्जुन की बेटी है। सोनाली जो है ना अर्जुन की बेटी, यानी कि एक तरीके से अगर हम बात करते हैं अर्जुन और शीला के दो बच्चे, एक अमित है और एक सोनाली है। सोनाली बेटी है और अमित बेटा है। चलिए सोनाली हो गई। कह रहे कि अमित सोनाली का क्या है, अमित सोनाली का क्या है आपसे पूछा जा रहा है। तो अमित सोनाली का क्या है, भाई है। मैं कहूंगा भाई, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, तो यही आपके सवाल का जवाब होगा। एक व्यक्ति उत्तर दिशा की तरफ देख रहा है, ठीक है। एक व्यक्ति यहां पर खड़ा है और उत्तर की तरफ साथ वो देख रहा है। कह रहे कि 101 बार दक्षिणावर्त यानी कि दाएं घुमाने पर उसका मुंह किस दिशा में होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। दक्षिणावर्त का मतलब क्या होगा, घड़ी की दिशा, यानी कि अभी इसका मुंह इस तरफ है, इसको 101 बार घुमाओ। अगर हम इसको एक बार घुमाएंगे दक्षिणावर्त तो इसका मुंह इस तरफ हो जाएगा, दूसरी बार घुमाएंगे तो इसका मुंह इस तरफ हो जाएगा, तीसरी बार घुमाएंगे इसका मुंह पश्चिम तरफ हो जाएगा, चौथी बार में सातों जिस तरफ इसका मुंह था उत्तर की तरफ था, उत्तर की तरफ हो जाएगा। यानी कि अगर सातों हम लोग इसको बात करते हैं सातों 101 बार घुमाना है और हर चौथे बार में उसका मुंह उस तरफ ही हो जाता है। तो मैं कहूंगा अगर हम इसको 100 बार घुमाते हैं तो 100 बार में तो सातों इसका मुंह उत्तर तरफ हो जाएगा, लेकिन एक बार और घुमाओगे तो इसका मुंह सातों इस तरफ यानी कि पूर्व की तरफ हो जाएगा। तो बस पूर्व आपके सवाल का जवाब होगा। इसको अगर कैट करना है सातों, 4 दूना 8 हो जाएगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा, 4 पंजे आपका 20 हो जाएगा। देखिए 21 है तो तब भी 1 बचा, तो कुल मिला के पूर्व आपके सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि 6 विद्यार्थी एक गोल मेज के परिता केंद्र की अभिमुख होकर सातों बैठे हुए 6 लोग हैं, है ना। चलिए तो इसको थोड़ा सा हम ऊपर बढ़ा लेते हैं जाके हमें जगह मिल जाए। तो 6 लोग हैं, 6 लोग की जगह बना लीजिए, 1 2 3 4 5 और 1 6। यानी कि उदय और उन्नति दोनों निकटतम पड़ोसी उदित हैं। अच्छा, उदय और उन्नति दोनों का निकटतम पड़ोसी उदित है, ठीक है। उमेश उन्नति के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, उत्पल उदय के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। तो एक काम आप ये कर सकते हैं साथियों, उमेश उन्नति के दाएं से दूसरे स्थान पर है, तो उन्नति को आप कहीं पर भी बैठा दीजिए। मान लीजिए साथियों उन्नति को हमने यहाँ पर बैठा दिया और यहाँ पर एक बात, और सबका मुंह केंद्र की तरफ है। कहा गया है यहाँ पर के उन्नति की तरह गए, उन्नति के दाएं से दूसरे स्थान पर उमेश है, उन्नति के दाएं से दूसरे स्थान पर उमेश है, यानी कि उमेश यहाँ पर बैठेगा। अब उसके बाद साथियों यहाँ पर अगर बात करते हैं, यहाँ पर लिखा था उदय और उन्नति दोनों का निकटतम पड़ोसी उदित है। तो उन्नति और उदय, उन्नति और उदय, उदय यहाँ पर तो आएगा नहीं, उन्नति और उदय, उदय यहाँ पर आ जाएगा। और उन्नति और उदय का निकटतम पड़ोसी कौन है, उदित है, तो उदित सातु यहाँ पर आ जाएगा। उमेश उन्नति के दाएं से दूसरे स्थान पर, ये तो हो चुका है। कह रहे कि उत्पल उदय के बाएं से तीसरे स्थान पर है, तो उदय कहाँ पर ये है, उदय के बाएं से तीसरा स्थान क्या होगा, 1 2 3, यानी कि उत्पल जो है ना उदय के बाएं से तीसरे स्थान पर है, उत्पल सातु यहाँ पर बैठ जाएंगे। उसके बाद कहने कि उमेश और उदय दोनों का निकटतम पड़ोसी उत्सव है, तो उमेश और उदय का निकटतम पड़ोसी कौन है सातु, उत्सव है, तो उत्सव यहाँ पर बैठेंगे। कहने कि उमेश और उन्नति दोनों का निकटतम पड़ोसी कौन है, उमेश और उन्नति, उमेश और उन्नति दोनों का निकटतम पड़ोसी उत्पल है, तो उत्पल आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ है तो मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों उसके बाद देखते हैं अगले नंबर का सवाल जो आपकी स्क्रीन पर है। देखिए और बताइए आपके सवाल का जवाब क्या हो सकता है। चलिए तो अच्छा सवाल है, आपसे एक ऐसा सवाल पूछा जाएगा, कहा जाएगा कि 6 घंटियां हैं जो क्रमशः 3 4 5 6 7 8 है ना और 12 सेकंड के अंतराल पर बजती है। यानी कि 6 घंटियां हैं, एक बजती है 3 सेकंड पर, तो दूसरी 4 सेकंड पर, 6 सेकंड पर, 7 सेकंड पर, 8 सेकंड, 12 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं, एक साथ बजना शुरू करती है। मान लीजिए किसी समय एक साथ बजती हैं तो कितने सेकंड के बाद वे फिर से एक साथ बजेंगी। इस टाइप का सवाल आता है तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ इन संख्याओं का एलसीएम निकाल देना है। किन संख्याओं का, ये जो ऊपर लिखी हैं, 3 लिखी हैं, 4 लिखी हैं, 6 लिखी हैं, 7 लिखी हैं, 8 लिखी हैं और साथियों 12 लिखी हैं, है ना। तो देखिए इसका एलसीएम क्या होगा, 2 से कटेगा नहीं, 3 तो ऐसे रख देंगे, 2 दूना 4, 2 3 6, 7 नहीं कटेगा, 2 चौक 8, 2 छंग 12। उसके बाद अगर बात करते हैं 2 से कट करेंगे, 2 एकम 2, 3 नहीं कटेगा, 2 सत्ते 2 दूना 2 तिया। अब 2 बार एक बार और लिखें, क्यों, क्योंकि ये 2 बार है। उसके बाद साथों 3 की स्टार्टिंग आप कर देंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 7 नहीं कटेगा, 3 एकम 3। अब सिर्फ और सिर्फ एक बार हमें 7 चाहिए होगा। अब इसको कैलकुलेट कराइए, 2 दूना 4, 4 दूना 8 और 8 तिया 24, 24 सत्ते कितने हो जाएंगे साथों, 24 सत्ते
देखते हैं कितने हो जाएंगे। 24 सत्ते की अगर बात करते हैं, 7 चौक 28 हो गया, 7 गुना 14, 15 16, यानी कि 168 यहाँ पर आ जाएगा। मैं कह सकता हूँ कि 6 घंटियाँ जो क्रमशः 3 4 6 7 8 12 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं, एक साथ बजना शुरू करती हैं, तो कितने सेकंड के बाद फिर से एक साथ बजेंगे? मैं कहूँगा 168 सेकंड के बाद फिर से एक साथ बजेंगे। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल सातों आपकी स्क्रीन पर है, देखिए सवाल को और बताइए आपका जवाब क्या होगा। आपसे यहाँ पर सातु क्या कहा जा रहा है? आपसे कहा जा रहा है कि मंदार ने एक कैलकुलेटर खरीदा और उसे केतन को 5% लाभ पर और केतन ने तुषार को 25% की हानि पर बेच दिया। तुषार ने 3780 रुपए का भुगतान किया, तो मंदार द्वारा खरीदे गए कैलकुलेटर का क्रय मूल्य क्या हो? मैं कहूँगा क्रय मूल्य उसका x होगा। 5% के लाभ पर बेचा यानी कि 105% में बेचा। उसके बाद 25% की हानि पर केतन ने तुषार को बेचा तो 75% पर बेचा। उसके बाद ये जो बिका, उसके बाद 3780 रुपए का सातु बिका। इतनी बात आपको समझ में आ गई है? चलिए अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे। 25 तियां और 25 चौक हो जाएंगे। 5 दूना 5 कम 5 दूना 0 लग जाएगा, यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा? 3780 आ जाएगा। और बराबर लगाए तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि 20 गुणा 4, तो 20 गुणा 4 आपका यहाँ पर ये हो जाएगा। और 21 गुणा 3, 21 गुणा आपका 3 सातों यहाँ पर ये हो जाएगा। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, आपका आंसर बहुत आराम से निकल आएगा। चलिए देखिए, अगर 3 से कट करते हैं, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 छंग 18 और 0 यहाँ पर आ जाएगा, ये पूरा कट हो जाएगा। 7 से क्या ये साथियों कट होगा? देखिए जरा, 7 तियां 21, इसको कट करके इधर रखते हैं साथियों। नीचे क्या बचा है आपका? सिर्फ और सिर्फ 3 बचा है, ध्यान रखिएगा। 7 एकम 7 हो जाएगा, कितना बचेगा? 5, 7 अट्ठे आपका 56 और 0 लग जाएगा। और ऊपर क्या है? 20 है और 4 है। 3 से कट होगा, 3 छंग 18, 60 आ जाएगा, यानी कि 60 गुणा 20 गुणा 4 80, यानी कि 80 गुणा 60 की अगर हम बात करते हैं 48, यानी कि 4800 आपका जवाब हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूं कि मंदार द्वारा खरीदे गए कैलकुलेटर का क्रय मूल्य कितना होगा? 4800 होगा। 4800 आपके सवाल का बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों, अगले नंबर का सवाल है। आपसे कहा जा रहा है कि 50 और 76 के बीच आने वाली अभाज्य, है ना, 50 और 76 के बीच आने वाली अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा? ये कुछ नहीं है। तो 50 और 70 के बीच कौन सी अभाज्य संख्याएं आती है? जैसे कि 50 के बाद जो अभाज्य संख्या है वो 53 है ना, फिर 54, 55, 56, 57, 58 नहीं, 59 है साथियों। 59 के बाद 60 नहीं, 61 अभाज्य संख्या। 61 के बाद साथियों क्या? 67 फिर आ जाएगी, और 67 के बाद लगभग 71 है। 71 के बाद 73 आ जाएगी। ये कितनी होगी साथियों, है ना? 73 के बाद फिर 74 नहीं है, 75 नहीं है, 76 तो आ ही गया है। तो इनका आपको औसत निकालना है। 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या है, इनको सबसे पहले जोड़ दीजिए। 3 1 4, 4 और 7 11, 11 12, है ना, 12 और 3 कितना हो जाएगा? 15, 15 और 9 24, 24 का लगेगा 4, हासिल का लगेगा 2, 7 7 14 और 2 15 16, 16 और कितना हो जाएगा? 22, 22 आपका 28, 28 और 5 5 10, 38 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर आ गया 384, 384 भाग 6 है, 6 छंग 36 हो जाएगा, 2 जाएगा 24, 6 चौक आपका 24, यानी कि 64 यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा। तो संख्याओं का औसत कितना निकलेगा? 64 निकलेगा। 64 आपके सवाल का जवाब होगा। चलिए साथियों, अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है साथियों कि एक दुकानदार दो वस्तुओं को प्रत्येक 840 में बेचता है, यानी कि उसके पास दो वस्तुएं हैं। पहली वस्तु को उसने 840 में बेचा, दूसरी वस्तु को भी उसने 840 रुपए में बेचा। लेकिन उसके बाद कहने की जो पहली वस्तु है ना, उस पर तो उसको 20% का लाभ हुआ, लेकिन जो दूसरी वस्तु है उस पर उसको 20% की हानि हुई। तो उसे होने वाला शुद्ध लाभ या हानि, यानी कि उसको हानि होगी या लाभ होगा, होगा तो कितना होगा? देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं, अगर किसी के पास दो वस्तुएं हैं और उन दोनों वस्तुओं को एक एक रेट पर बेचा जाता, मान लीजिए जैसे कि 840 लिखा है, पहली वस्तु को भी 100 में बेचा जाता, दूसरी वस्तु को भी 100 में बेचा जाता, और एक पर उसको लाभ हो रहा है जितने रुपए का, उतने ही रुपए की दूसरी वस्तु पर हानि हो रही है, तो ये ध्यान रखिएगा उसको 100% हानि होगी। 100% थोड़ी ना हानि, उसको हानि होगी, यानी कि ये लाभ वाला ऑप्शन कट हो जाएगा, हानि होगी साथियों, हानि वाला आंसर इसमें से होगा। तो इसको एक सूत्र की मदद से हम करते हैं, एक्स स्क्वायर बटे 100। एक्स क्या हो जाएगा? मतलब अगर ये कंडीशन के दो वस्तुएं हैं, दोनों में से प्रत्येक को इतने रुपए में वो बेचता है, ये पहली वस्तु पर इतने प्रतिशत का लाभ होता है और दूसरी वस्तु पर उतने ही प्रतिशत का नुकसान होता है, तो बताइए उसको लाभ होगा या हानि होगी? तो ये सूत्र लगेगा। एक्स क्या मानेंगे? एक्स हम ये मानेंगे 20%। तो 20 गुणा 20 स्क्वायर यानी कि 20 गुणा 20 हो जाएगा, बटे 100 हो जाएगा। 20 से कट होगा 5 आ जाएगा, 5 से कट होगा 4 हो जाएगा, यानी कि 4% की उसको हानि होगी। और ऐसा कहां पर लिखा हुआ है 4% की हानि होगी? उसके बाद देखिए साथियों, अपनी सामान्य चाल की 6/7 चाल से चलती हुई एक बस 20 मिनट की देरी से पहुंचती है। बस का इस यात्रा को पूरा करने का सामान्य समय क्या होगा? एक बात यहाँ पर सबसे पहले समझिए, वो 20 मिनट देरी से चल रही है, क्या? चाल की 6/7, यानी कि अगर वो 7 चाल से चल रही होगी और अब मतलब 7 की जगह 6 चाल से चलेगी, तो जाहिर सी बात है वो देर से चलेगी। तो अगर हम बात करते हैं साथियों चाल की, तो अगर 7 की जगह, क्या साथियों, वो 7 की जगह अगर 6 से चलने लगे, तो जाहिर सी बात है वो देरी से पहुंचेगी कहीं पर भी, तो 20 मिनट की देरी से पहुंचती है। अच्छा, आप सभी को मैं कई बार बता चुका हूं कि चाल का उल्टा होता है समय, यानी कि अगर चाल का अनुपात है 7:6, तो समय का अनुपात हो जाएगा 6:7। यानी कि अगर
6 से चल रही थी पहले, मतलब समय इतना ले रहा था, तो अब 7 समय लेने लगा, तो उसको 20 मिनट की देरी हो जाती है। यानी कि इसका अंतर क्या है, मान लीजिए इसको अगर 6x मान ले, इसको 7x मान ले, तो इसका अंतर 1x हो जाएगा। तो 1x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। तो कहने कि इस यात्रा को पूरा करने में उसका सामान्य समय क्या है, सामान्य समय तो यही है पहला वाला, तो x बराबर 20 मिनट है। 6x की वैल्यू कितनी हो जाएगी साथों, 6 गुणा 20 हो जाएगी, 6 गुणा 20 हो जाएगी, यानी कि 120 मिनट हो जाएगी। तो मैं कह सकता हूं साथों कि इस यात्रा को पूरा करने का उसका सामान्य समय 120 मिनट है, अर्थात इसको हम लोग 2 घंटे भी कह सकते हैं। तो 2 घंटे आपके सवाल का। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।